गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था पार्ट 6, टुडे वी शैल रीड पार्ट 7। हमने बात की थी प्रीवियस क्लास में डिस्ट्रीब्यूटिव ये जो एक डिटरमिनेंट का टाइप पार्ट है, तो इसमें हमने बात की थी ईच एवरी आइदर और नाइदर। तो हमने डिस्कस किया था ईच और एवरी पे। आज हम डिस्कस करेंगे आइदर और नाइदर पे। आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर की बात करते हैं तो आइदर फर्स्ट हम बात करें। आइदर आइदर क्या करता है? इट इज यूज बिटवीन टू चॉइस। और आइदर जो फॉर्म यूज फिलअप करता वो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया जाता है, सिंगुलर वर्ब फॉर्म में यूज़ किया जाता है इसका। और नाइदर जो होता है वो इट इज नॉट यूज बिटवीन टू और नॉर अदर्स। इट मीन्स ये नेगेटिव ऑफ आइदर कहलाता है। आइदर और नाइदर हम भी बात करते हैं, ये भी फॉर्म इसका भी सिंगुलर वर्ब फॉर्म में यूज किया जाता है। ये भी आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, आइदर और। अब आइदर का यूज कहाँ होता है? इट इज यूज बिटवीन टू चॉइस। ये दोनों ये सेंटेंस में क्या करता है? पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करता है। सेकेंड थिंग, ये सिंगुलर वर्ब फॉर्म के रूप में यूज होता है सेंटेंस में। सेम वही चीज़ का नाइदर का जस्ट ऑपोज में होता है। ऑपोज का सेंस कहने का मतलब होता है इट इज़ नॉट यूज बिटवीन टू नॉर अदर्स। ना तो किसी इसको मतलब बिटवीन टू चॉइस का भी कोई सेंस है, ना ही किसी अदर्स की बात करें। तो हम पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? आइदर का नेगेटिव होता है। और इसका भी यूज किस में होता है? सिंगुलर वर्ब फॉर्म में होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा। देखिए एग्जाम्पल, you could ask either of my parents, neither of these roads is clean। अंडरस्टूड। अब मैं आपको दो सेंटेंस के जरिए समझाना चाहूँगा। यहाँ पे आइदर और नाइदर की बात की गई है, तो दोनों सेंटेंस में देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में हमारे सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस एक्सप्रेस हो रहा है, वही चीज़ नीचे वाले सेंटेंस में इसमें नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस हो रहा है। ऊपर सेंटेंस में सेंस है यू कुड आस्क आइदर ऑफ माई पेरेंट्स। आप मेरे पापा मतलब पेरेंट्स की बात करें तो बिटवीन टू चॉइस, मम्मी या पापा, तो टू एक्सप्रेस आइदर इन दिस सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज नाइदर ऑफ दिस रोड इज क्लीन। मैंने आपको बताया ना इस सिंगुलर वर्ब फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए नाइदर ऑफ दिस रोड्स, रोड्स प्लूरल नाउन होने के चलते फिर भी इसमें यहाँ पे कौन सा फिलअप किया है? वर्ब, सिंगुलर वर्ब का फॉर्म का फिलअप किया गया है। तो इसमें सेंटेंस में इज आया और यहाँ पे सेंटेंस में क्या कर रहा है? नेगेटिवनेस को एक्सप्रेस कर रहा है। तो मैंने जैसा बताया ना आपको, नाइदर क्या होता है? आइदर का जस्ट नेगेटिव होता है। अंडरस्टूड? ये दो सेंटेंस समझ में आया आपको? ओके, हम आगे नेक्स्ट पार्ट्स की बात करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट के बाद में हम बात करते हैं नंबरल की बात करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबरल। टू शो काउंटेबल नाउन्स। नंबरल क्या होता है? संख्यात्मक। संख्यात्मक का सेंस मेरा होता है कि नंबर के जितने भी जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इनमें कौन कौन से आते हैं वो आप देख लीजिए। आप सम, एनी, a few, the few, many,
और फ्यू। सम, एनी, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी और फ्यू, ये सारे के सारे नंबर्स में यूज होते हैं, सारे वर्ड्स। और मैंने आपको पर्टिकुलर एक वर्ड में आपको बताया मैंने कि जितने भी सारे सेंटेंस, जो सेंटेंस में सारे जो वर्ड्स आते हैं, सम, एनी, अ फ्यू, द फ्यू, फ्यू, मैनी, ये सारे क्या करते हैं सेंटेंस में काउंटेबल नाउन्स को एक्सप्रेस करते हैं। काउंटेबल का सेंस ये होता है कि ये वर्ड्स उन वर्ड नाउन्स के आगे यूज होते हैं जो क्या कर सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? उसमें नंबर का यूज होता है। हम डिस्कस करेंगे, इस पे डिस्कस करते हैं हम। सम, एनी, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, अ फ्यू, ये सब है क्या वर्ड्स, इनके सेंटेंस एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। देखिए एग्जाम्पल के जरिए आप। हम पहले बात करते हैं सम और एनी की। सम और एनी की हम बात कर रहे हैं तो सेंटेंस में जो सम होता है, सम क्या करता है सेंटेंस में पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करता है। और टू यूज in affirmative sentence। एनी सेंटेंस में नेगेटिवनेस सेंस एक्सप्रेस करता है और यूज इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए सम और एनी का जो सेंटेंस में कहाँ होता है, तो मैंने पहले बात की आपको, सम क्या करता है सेंटेंस में पॉजिटिवनेस सेंस को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में। और ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस में यूज होता है, सम का अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज किया जाता है। सेम वही चीज़ हम एनी की हम बात कर रहे हैं तो एनी सेंटेंस में नेगेटिवनेस को एक्सप्रेस करता है सेंटेंस में, और ये किस सेंटेंस में यूज होता है, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाना चाहूँगा, तो एग्जाम्पल देखिए से दोनों के एग्जाम्पल किस तरह के आते हैं एग्जाम में। देखिए अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, सम और एनी के एग्जाम्पल दिए हैं आपको मैंने। सम और एनी की हम बात करते हैं तो मैंने अभी बताया आपको कि सम सेंटेंस में क्या करता है,
पॉजिटिवनेस को एक्सप्रेस करता है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। सेम वही चीज़ मैंने आपको बताई कि एनी क्या करता है, सेंटेंस में नेगेटिवनेस को एक्सप्रेस करता है। सेकेंड थिंग, ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि सम और एनी का यूज़ कहाँ होता है। तो एग्जाम में भी आपको इस तरह के सेंटेंस आते हैं इसके। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या फिलअप करेंगे, हम सम फिलअप करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में पॉजिटिवनेस एक्सप्रेस हो रहा है सेंटेंस में, और सेंटेंस किस तरह का है, अफर्मेटिव होने के चलते मैंने यहाँ पे क्या फिलअप किया, सम फिलअप किया। देयर इज सम चॉकलेट्स इन अ बाउल। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं तो डू यू हैव एनी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एनी का जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में उसके आ जाता है, तो हमने देखा कि नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वो कौन सा सेंटेंस है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के चलते मैंने यहाँ सेंटेंस में क्या फिलअप किया, एनी फिलअप किया। हम नेक्स्ट सेंटेंस की हम बात करते हैं तो आई हैवंट एनी बुक्स इन माई बैग। तो ये भी सेंटेंस किस तरह का हुआ, सेंटेंस नेगेटिव होने के चलते सेंटेंस, तो मैंने यहाँ पे क्या फिलअप किया, एनी। और लास्ट सेंटेंस हम बात करते हैं तो आई कांट एनी मोर, से एनी मोर। तो हमें ये बात करें, इस सेंटेंस में भी हमको दिख रहा है कि क्या दिख रहा है, सेंटेंस किस तरह का है, नेगेटिव होने के चलते, तो मैंने यहाँ पे क्या फिलअप किया, एनी फिलअप किया। अंडरस्टूड? ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर अपचयन किसे कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने अध्ययन किया था कि ऑक्सीकरण अंक के आधार पर ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर पढ़ा और फिर हमने ऑक्सीकरण अंक उसके ऑक्सीकरण अंक के आधार पर। तो ऑक्सीकरण अंक के आधार पर अपचयन किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण अंक में कमी, ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाती है, अपचयन। ये हम सब जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तब उसके अंदर आएगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या होती हैं, या वह प्रोसेस जिसमें ऑक्सीकरण अंक में क्या होती हैं, कमी होती हैं किसी तत्व में, तो वह क्या कहलाती है, अपचयन। तो आप इसको उल्टा भी दे सकते हो, जिंक से, जैसे मैंने बताया था ना Zn+2, तो वही एग्जाम्पल आप वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, जैसे Cl, Cl से क्या बना, Cl-। कब, अगर मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा। अगर Cl में मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो क्या बना, Cl-। तो Cl क्या हो गया, 0, 0 से -1, यानी इलेक्ट्रॉन अंक में 0 से क्या हो गई, कमी हो गई। धनावेश में क्या हो गई, कमी। 0 से -1 हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, अपचयन। ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाता है, अपचयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको धनावेश में भी दे सकते हैं, Fe+3। अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ +3 था भी ऑक्सीकरण अंक, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया और यहाँ क्या बन गया, तो +3 से +2, ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई, कमी। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी, ये रिएक्शन सब बेटा इधर उधर ही चलती है। थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो उसी रिएक्शन को आप ऑक्सीकरण में लिख सकते हो और उसका उल्टा कहाँ लिख सकते हो, अपचयन में। Fe+2 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था आपने, तो क्या बन गया, Fe+3 ऑक्सीकरण। और Fe+3 में एक इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ दिया तो धनावेश में क्या हो गई, कमी। धनावेश में कमी और ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या हो गई, सेम। Fe+3 से Fe+2 अगर कोई बनता है तो क्या होता है, अपचयन। ठीक है ना, +3 से +2, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई, कमी। ये Cu+2 है, अगर कोई Cu+2 से किस में बदल रहा है, 0, +2 से ऑक्सीकरण अंक कितना हो रहा है, 0, तो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी।
धनावेश से जीरो की तरफ जा रहा है। ये जीरो प्लस इधर +1 +2 +3 और इधर -1 -2 -3, तो इधर क्या होगी कमी। तो ये देख लो +2 से क्या हो रहा है 0, यानी क्या हो रही कमी। तो ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाती है, अपचयन। ये आपको आराम से समझ में आ गया। अगर किसी अणु में हम देखें SO4 -2, ठीक है, SO4 -2 का SO3 -2, ये देखो आप अगर इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालो, आप निकाल सकते हो अब तो X, तो सल्फर का क्या हो रहा है यहाँ पे अपचयन। देखिए आप X जिसका निकालना है ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 4 दूनी कितना हो गया 8, हम ऑक्सीजन का कितना लेते हैं -2 इक्वल टू कितना हो गया -2। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि सल्फेट -2 से सल्फाइट -2 में भी क्या होता है अपचयन। ये देखिए कितना हो गया x -8 इक्वल टू -2x इक्वल टू +6, यानी यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन अंक कितना है +6। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ निकालेंगे अपन तो कितना आ रहा है सल्फाइट में। देखिए आप सल्फाइट में ऑक्सीडेशन अंक निकाल रही हूँ मैं, तो कितना आ रहा है x +3 -2 इक्वल टू -2, x इक्वल टू -6 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 + 6 इक्वल टू +4, यानी कि +6 से +4। तो 0 से -1, +3 से +2, +2 से 0, +6 से +4, यानी कि क्या हुआ ऑक्सीकरण अंक में कमी को हम क्या कहते हैं अपचयन। तो वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है किसी भी अणु, आयन या मूलक में से क्या होते हैं किसी तत्व के ऑक्सीकरण अंक में अगर कमी होती है तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है अपचयन। अब हम पढ़ेंगे आज जो हमारा पूरा टॉपिक खत्म हुआ, ऑक्सीकरण अपचयन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, ऑक्सीकरण अंक के आधार पर, और हमने ऑक्सीकरण अंक निकालना भी सीख लिया। तो इतना जितना मैंने पढ़ाया है उतना मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी हमने स्टार्टिंग की है बच्चों, धीरे 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 आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगने लगेगी, आपको इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। ये चैप्टर ऐसा है कि मैंने इसलिए लिया कि थोड़ा बहुत आपने इसमें 10th में शायद पढ़ रखा है ऑक्सीकरण अपचयन। अब हम ऑक्सीकरण अंक निकालना भी सीख गए, अब थोड़ी सी आपको इसमें प्रैक्टिस करिएगा, आप इजीली ऑक्सीकरण अंक निकालना सीख जाएंगे। और डेफिनेशन आप लर्न कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन। तो किसी परमाणु, अणु, आयन और में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और किसी परमाणु, अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन का निकलना अपचयन। किसी भी प्रक्रिया में या किसी भी प्रोसेस में ऑक्सीकरण अंक में कमी अपचयन, और ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या होती है ऑक्सीकरण। आज हम डिस्कस करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स मतलब उपापचय, दोनों ही रिएक्शंस क्या होती है साथ साथ चलती है। रिएक्शंस को बोलते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। वह अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं एक साथ चलती हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन। वे अभिक्रियाएं जिसमें एक का क्या होता है ऑक्सीकरण और दूसरे का क्या होता है अपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाता है अपचयोपचय। अपचयोपचय, ऑक्सीकरण अपचयन, इसको एक इसका नाम है, या रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रियाएं दोनों ही साथ साथ होती हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें इलेक्ट्रॉनों का
आदान प्रदान होता है, एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? रेडॉक्स ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको बोलते हैं अपचयोपचय अभिक्रियाएं। अपचयोपचय रिएक्शंस अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रिएशंस। तो वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं, ऐसी प्रक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शंस। या वह दूसरे शब्दों में हम ये भी बोल सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, एक पदार्थ अणु आयन से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है, और दूसरा पदार्थ अणु या आयन में इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है। यानी वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती हैं, उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखिए आप, कॉपर सल्फेट किससे रिएक्शन करता है? जिंक से। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ये अब रिएक्शन है, प्लस कॉपर। अब हमको क्या पता है कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन? अब सिंपल सी बात अगर अपने डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ इधर देखो, जिंक के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। जिंक के पास ऑक्सीजन है? नहीं है। जबकि यहाँ पे जिंक के साथ क्या हो गए? ऑक्सीजन आके जुड़ गई। यानी जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन। जनरल डेफिनेशन, जनरल बता रही हूँ। क्या हो गया? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। तो पूरी अभिक्रिया में एक पदार्थ क्या कर रहा है? एक पदार्थ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण, और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है? अपचयन। कॉपर सल्फेट का कॉपर में अपचयन और जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यानी ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। ठीक है ना? तो जिंक से जिंक +2, अगर हम इसको अलग से देखो आप, तो जिंक से क्या बन रहा है? ZnSO4। देखिए आप, जिंक से क्या बन रहा है? मुक्त अवस्था में इसको अगर देखो तो जिंक से क्या, इसका देखो 0, और अगर यहाँ पे देखें तो इसका ऑक्सीकरण अंक निकालो आप, तो मैंने बताया था पूरे सल्फेट का कितना बताया था? -2। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण अंक निकालूं तो कितना आएगा? +2। देखिए कैसे आएगा? x जिंक का और पूरे सल्फेट का कितना है? -2 प्लस -2 = 0। ये आपको ऊपर लिख के बताती हूँ मैं। x जिसका निकालना x प्लस 2 और पूरे सल्फेट का मैंने -2 लिखा है और इक्वल टू 0। -2 x = -2 = 0 और x = +2। यानी जिंक का कितना हो गया? +2। तो 0 से ऑक्सीकरण अवधारणा पे, ऑक्सीजन के आधार पे बता दी मैंने कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। दूसरा, धनावेश में वृद्धि भी ऑक्सीकरण। तो ये देखिए आप, अगर अपन देखते हैं तो जिंक से क्या बन रहा है? Zn+2, तो भी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ये देखिए 0 से इसका ऑक्सीकरण अंक कितना हो रहा है? +2, तो भी क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना भी अपचयन। और अगर हम देखें तो यहाँ +2 से क्या हो रहा है? 0, वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट में इसका ऑक्सीकरण कॉपर का कितना? +2, और ये कॉपर में कितना हो गया? 0। यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही? कमी। तो +2 से किस में हो रहा है? 0। ये +2 से 0, तो +2 से अगर 0 यानी ऑक्सीडेशन अंक में क्या हो रही? कमी।
तो आप इस रिएक्शन से पूरा ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस समझ सकते हैं कि जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। यानी इस अभिक्रिया में दोनों ही अभिक्रियाएं क्या कर चल रही है, साथ साथ। एक पदार्थ का क्या हो रहा है, अपचयन, और दूसरे पदार्थ का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। और अगर हमको आपको देखना है कि किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हुआ, तो देखिए कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हुआ, अपचयन। क्यों हुआ, क्योंकि अगर अपन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो ऑक्सीजन निकल रही है। यहाँ देखिए कॉपर के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, यहाँ नहीं है। जिंक के साथ ऑक्सीजन यहाँ नहीं है और यहाँ जुड़ रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यानी जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। फिर अगर अपन ऑक्सीकरण नंबर के आधार पर देखें कि इसका ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है, तो यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, और यहाँ कितना है, 0। यानी धन इलेक्ट्रॉन के जो ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, कमी हो रही है। इसका मतलब कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन। ठीक है, जिंक का 0 से 0 +2 आ रहा है, तो 0 से +2 आ रहा है, यानी ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही है, वृद्धि। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो ये ऐसी अभिक्रिया हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन क्या चल रहा है, साथ साथ चल रहे हैं। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन। तो आप इजीली अपने किसका हो रहा है कैसे पता चले, तो आप देख लो। अगर आपको पता चल जाता है कि ऑक्सीजन लिखा हुआ है, तो एक में ऑक्सीजन कम ज़्यादा हो रहा है या जुड़ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बता सकते हो। नहीं हो तो आप क्या करो, ऑक्सीकरण अंक निकाल लो। ऑक्सीकरण अंक निकालने के बाद जिसके ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, और जिसके ऑक्सीकरण अंक में क्या हो रही, कमी, उसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन बताई। अब जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह क्या होता है, अपचायक, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। अब समझ में आ रहा है, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये किसका कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है, वो भी हम इस रिएक्शन में बता सकते हैं। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई। रेडॉक्स रिएक्शन है, एक का ऑक्सीकरण और एक का अपचयन। अब कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी आपने 10th में पढ़ा है कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का जिंक सल्फेट में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। और कॉपर सल्फेट का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन, तो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट क्या हो गया, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जिसका अपचयन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रेडॉक्स रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कि जो रिएक्शंस होती हैं उनको हम कैसे बैलेंस करते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट का जो मेथड है, डायरेक्ट जो मेजरमेंट का जो मेथड है उसको हमने देखा था डायरेक्ट मेथड। अब हम देख रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड को। तो मैं जो मेजरमेंट का हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है उसके बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच का डिस्टेंस हमको मेजर करना है वो हमारी अप्रोच में नहीं होते, तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ती है या इनडायरेक्ट को दूसरा तरीका हमको अपनाना पड़ता है जिससे हम उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि पेपर के, अगर आपने बोला कि सर इस पेपर के, ये जो पेपर है हमारे हाथ में ये वाला, इसकी ये जो थिकनेस है इसको मेजर करो, तो हमारे पास ऐसी इंस्ट्रूमेंट है अभी हमारे पास कि हमारे पास स्क्रू गेज है, हमारे पास स्फेरोमीटर है, वर्नियर कैलिपर से हम मेजर कर सकते हैं इससे इसकी जो थिकनेस है वो। पर अगर हमारे पास नहीं हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया था कि इस पेपर के 1000 हमने क्या कर दिए, टुकड़े कर दिए, और हर टुकड़े को क्या कर दिया, एक के ऊपर एक चिपका दिया, यानी एक गत्ता बना दिया, या हम कहेंगे एक बंच हमने बना दिया। अब ये जो बंच हमारा बन गया, ये 1000 टुकड़ों का जो बंच बना,
अब इसको हमने मीटर स्केल से हमने मेजर कर लिया या सेंटीमीटर स्केल से हमने मेजर कर दिया, ये कितना आ गया कि इसकी ये जो मोटाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब पूरे गत्ते की जो मोटाई है वो कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे गत्ते के अंदर कितने कागज है, तो 1000 कागज है, तो क्या करेंगे 5 सेंटीमीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 कागज की जो थिकनेस होगी, जो मोटाई होगी वो हमको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। तो इनडायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, हमको क्या करनी पड़ती है, कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या क्या तरीके यूज़ करेंगे, क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे इनडायरेक्ट मेथड के लिए, वो हम देखेंगे। तो जिसमें सबसे पहला हमारे पास मेथड है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन क्या मेथड है, रिफ्लेक्शन का, कि अगर 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं कि जैसे कि ये सी लेवल है, ठीक है, और ये इसकी गहराई है, पानी भरा हुआ, पूरा समुद्र का पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब आपको इस वाले यानी जो ऊपर जो टॉप है, टॉप से ये बॉटम के बीच का ये डिस्टेंस यानी कि इसकी गहराई को मेजर करना है, यानी समुद्र की गहराई को मेजर करना है। अब आप इसके अंदर फीता लेके या मीटर इसके लेके तो आप जा नहीं सकते, ठीक है, तो ये जो लेंथ आप मेजर करोगे, क्योंकि कहीं पर क्या होगी, ये जो हाइट, जो गहराई है, जो डेप्थ है वो कैसी होगी, कहीं पर ज़्यादा होगी, अगर कहीं पर पत्थर आ गया तो ये जो डेप्थ है वो कैसी है, कम है, तो कहीं पर डेप्थ ज़्यादा होगी, कहीं पर डेप्थ कैसी होगी, कम होगी। तो जो मीन डेप्थ आप निकालोगे वो आप कौन से मेथड से निकालोगे, तो यहाँ पर आप मीटर स्केल नहीं ले जा सकते, यहाँ पर आप कोई फीता या कोई दूसरा भी स्टैंडर्ड मेजरमेंट डिवाइस नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो इसके लिए आप यूज करोगे रिफ्लेक्शन के मेथड को। किसके मेथड को यूज करोगे, रिफ्लेक्शन के मेथड को कि ये जो समुद्र है हमारा, ये जो भरा हुआ है, इसकी डेप्थ कितनी यानी इसकी गहराई कितनी है, तो इसके लिए हमने कौन सा मेथड यूज करेंगे, रिफ्लेक्शन का मेथड। अब रिफ्लेक्शन किसका कराएंगे, रिफ्लेक्शन कराएंगे भी, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जैसे लाइट गई टकरा के उसी मीडियम में वापस आएगी, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन तो हमने पढ़ा था, तो लाइट का रिफ्लेक्शन कराएंगे क्या हम, तो लाइट का रिफ्लेक्शन तो हम नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन कराएंगे कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए क्या यूज़ करेंगे, अगर लाइट यूज़ करेंगे तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब इतनी स्पीड होती है। अब जैसे हमने यहाँ से लाइट को भेजा अंदर और हमने समय को कैलकुलेट, क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्टेंस को मेजर करना, ये क्या है, डेप्थ, और डेप्थ बेसिकली है क्या, एक तरह की लेंथ है, या फिर हम कह सकते हैं डिस्टेंस है, और उसको मेजर करने के लिए हमारे पास तरीका है और हमारे पास काइनेमेटिक्स में फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लाइट की स्पीड हमको पता है, और हमने देखा कि जैसे हमने लाइट को यहाँ से भेजा और लाइट कितने सेकंड में या कितने टाइम में टकरा के, क्योंकि अब नीचे क्या होगा, जैसे बेस आ गया तो लाइट क्या होगी, यहाँ से टकरा के वापस आएगी, तो यहाँ से जाने में और वापस आने में जो टाइम लगा, उस टाइम को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जाने का और आने का टाइम 2 टाइम है और हमको सिर्फ एक ही टाइम चाहिए, जाने वाला टाइम ही चाहिए, ठीक है। तो एक टाइम के लिए फिर हमने क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और जो भी टाइम की वैल्यू आएगी उस टाइम को यहाँ पर पुट करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड कितनी होती है लाइट की, और डिस्टेंस हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस कितना है। पर लाइट की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हम घड़ी को, यानी जैसे हम वो टाइमर को रखेंगे और जैसे क्लिक करेंगे इतने में तो लाइट आ जाएगी, हमको पता ही नहीं चलेगा, यानी बहुत ज़्यादा कम से टाइम में, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 सेकंड में, जैसे कि हमने ये किलोमीटर पर सेकंड में लाइट को चेंज किया, किलोमीटर पर सेकंड में, तो कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ये कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती है, और 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर लेती है। तो अब ये डिस्टेंस तो 3 लाख किलोमीटर तो है नहीं कि 1 सेकंड का, तो कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, इसलिए हम लाइट का यहाँ पर यूज़ नहीं करते। तो ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को। किसको यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड को। तो रिफ्लेक्शन के मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड को,
अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं। और अल्ट्रासाउंड को जैसे ही हमने यहाँ से भेजा और जो साउंड गया यहाँ से टकरा के वापस आने में जो समय लगा, जैसे 4 सेकेंड लगा। कितना लगा? यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ गया, टकरा के वापस जब ये साउंड हमको सुनाई देगा तब उसको कितने सेकंड लगे? 4 सेकेंड। तो 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमको तो सिर्फ ये एक ही बार का टाइम चाहिए, ये वापस आने वाला टाइम हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो ये डेप्थ मेजर करनी है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कितना आ गया? 2 सेकेंड आ गया। अब साउंड की स्पीड हम जानते हैं कितनी होती है, तो एयर मीडियम में अगर हम देखें कि साउंड की स्पीड कितनी होती है, 330 मीटर पर सेकेंड, यानी 330 मीटर पर सेकेंड क्या होती है? इसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि स्पीड हमारे पास समय की वैल्यू आ गई, स्पीड की वैल्यू हम और भी पहले से जानते हैं, तो हमने ये डिस्टेंस मेजर कर लिया कि कितना जो साउंड है उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन का मेथड। अब यहाँ पर हम खुद बोल के हमारे खुद की जो वॉइस है उसके साउंड को भी हम दे सकते हैं, पर हमारे जो साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, और जो मेन की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 100 to 165, या हम कह सकते हैं राउंड ऑफ अगर मैं करें तो 200 हर्ट्ज। ठीक है, इतनी फ्रिक्वेंसी होती है मेन की। वुमेन की ज़्यादा होती है। ठीक है, तो वुमेन की कितनी होती है? वुमेन की जो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि उनका पिच कैसा होता है? ज़्यादा होता है। आवाज़ कैसी होती है? पतली होती है। तो उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितने थे? 165 to 250 हर्ट्ज होती है। ठीक है, हम और ज़्यादा जोर से बोले या फिर हम चिल्ला के बोले, ठीक है, तो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? 500 हर्ट्ज हो सकती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500 हर्ट्ज हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ये वाली फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 500 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ठीक है, अब 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाला साउंड जाएगा ही नहीं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक जाएगा ही नहीं, बीच में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड यूज़ करते हैं। और हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड कौन सा है? अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, आपने देखा होगा सबमरीन के अंदर सोनार डिवाइस होता है, रडार होता है, सोनार डिवाइस होता है। तो सोनार डिवाइस में वो क्या काम करते हैं? तो वो जो वाटर, जैसे कि पानी के अंदर सबमरीन चल रही है और सामने से कोई पत्थर है, तो जैसे ही सबमरीन से टकरा के जो वाटर वेव जाती है और वो उस पत्थर से टकरा के जब रिफ्लेक्ट होती है तो वो साउंड क्रिएट करती है, और उस साउंड की इंटेंसिटी और उस फ्रिक्वेंसी को क्या कर लेता है? जो सोनार डिवाइस होता है वो क्या करता है? मेजर कर लेता है, और उनको बता देता है कि सामने कोई चट्टान है या फिर कोई दूसरी सबमरीन। तो पानी के अंदर कुछ दिखता तो है नहीं, सब कुछ काला दिखता है। तो वो जो उनके पास जो डिवाइस होता है जो साउंड की फ्रीक्वेंसी को कैचअप करता है, उस डिवाइस से उनको पता चलता है कि सामने चट्टान है या फिर सामने कोई दूसरी सबमरीन है। ठीक है, तो हमने रिफ्लेक्शन के मेथड में जो यूज़ किया, हम क्या यूज़ करते हैं? अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं, या फिर हम कैसे थे जैसे प्लेनेट टू प्लेनेट डिस्टेंस को मेजर करना है कि जैसे कि कोई स्टार है, कोई स्टार बहुत दूर है, तो वहाँ पर हम लाइट का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता है। तो लाइट का भी यूज़, अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो हम वहाँ पर लाइट का यूज़ भी करते हैं। तो एक मेथड हमारे पास हो गया रिफ्लेक्शन का। कौन सा मेथड हो गया? इनडायरेक्ट मेथड में रिफ्लेक्शन का मेथड। और रिफ्लेक्शन के मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं। दूसरा जो मेथड है वो दूसरा मेथड कौन सा है? तो दूसरा मेथड है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड। ठीक है, या हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या जो उनके जो मेथड है, जो फॉर्मूलाज है, उनका हम यूज़ करते हैं। हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। और कैसे कि जैसे कि ये कोई हिल है, कोई पहाड़ी है, इसके टॉप की ये नहीं है, टॉप से लगा के बॉटम का अगर डिस्टेंस हमको मेज़र करना है तो इसके लिए हम फीता लेके नहीं जा सकते या मीटर स्केल लेके नहीं जा सकते, तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे। और उसके लिए हमने क्या किया? तो यहाँ पर खड़े रह के ये वाला जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हमने मेज़र कर लिया। और इस एंगल को हमने किससे मेज़र किया? तो ये जो एंगल मेजर करने का जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं सेक्सटेंट बोलते हैं। ठीक है, और सेक्सटेंट जो डिवाइस होता है वो किस टाइप का होता है? तो जो हमारा सेक्सटेंट डिवाइस होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये
यहाँ पर सारे एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पर आ जाएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री होता है, यहाँ पर बीच में कहीं 30 डिग्री होगा। तो ये सेक्सटेंट हमारा डिवाइस है, ये इसका बेस है, यहाँ पर स्केल लगी होती है, यहाँ पर वाटर बबल होता है कि ग्राउंड लेवल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने प्लेन पर रखा यानी अर्थ पे रखा, और इस वाले पॉइंट को हमने कहाँ पर टारगेट किया कि जैसे कि ये हिल से ये वाले पॉइंट को हमने टारगेट किया, और हमने देखा कि इन दोनों को जैसे हम इसको ऊपर नीचे करके सेट करेंगे, और सेट करके हमने देखा कि एंगल कितना बना, ठीक है। और उस एंगल को मेजर करने के लिए हमारे ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस का नाम क्या है, सेक्सटेंट, और ये एक स्केल होती है, और इस स्केल में क्या होता है, एंगल का मेजरमेंट होता है। तो हम इसको आगे पीछे करेंगे कि जैसे कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, इसको लाके इसकी सीधी में रखा, बिल्कुल इसके इक्वल में, ये ऐसे करके, और फिर देखा हमने कि ये एंगल कितना आया, ये वाला। तो एक सेक्सटेंट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इस एंगल को मेजर कर लेंगे। जैसे ये एंगल हमारे पास आ गया, अब ये 2 पॉइंट तो हमारी अप्रोच में है, यहाँ से जाके हमने डिस्टेंस को मेजर कर लिया। जब थीटा हमको पता है, एक डिस्टेंस हमको पता है, तो ये वाला डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, ये वाली हाइट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम मेजर करते हैं, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। इसके बाद एक और मेथड है हमारे पास, और वो जो मेथड है वो है पैरेलैक्स मेथड। कौन सा है, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, तो पैरेलैक्स मेथड के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर अगर ये कोई स्टार है, ठीक है, कोई स्टार है, और ये हमारी अर्थ है, या फिर हम ये कोई पॉइंट है, सॉरी पॉइंट ले लो, स्टार मत लो, स्टार बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन हो जाएगा, बहुत बड़ा वाला, ठीक है। ये कोई पॉइंट है, एस पॉइंट है, ये वाला अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, ये वाला अगर हमको डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमको निकालने के लिए, अगर ये दोनों पॉइंट हमारी अप्रोच में नहीं, तो हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करेंगे, और इनडायरेक्ट मेथड में भी हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, पैरेलैक्स मेथड यूज़ करेंगे। तो हम इस डिस्टेंस को निकालने के लिए 2 अलग अलग पॉइंट से क्या करेंगे, हम 2 अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लेंगे। क्या करेंगे, 2 अलग अलग पॉइंट से, कि जैसे कि हमको ये पॉइंट है यहाँ पर है, और ये वाली हाइट हमको निकालनी है, ये वाली हाइट हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का एक ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट से लेंगे, और इस पॉइंट का एक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से लेंगे। 2 पॉइंट से हमने अलग अलग पॉइंट से क्या किया, इसका ऑब्जर्वेशन लिया। तो कैसे हम ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो यहाँ से हमने क्या किया कि ये वाला एंगल बनाया, और इस वाले एंगल को मेजर करने का तरीका हमारे पास है, और ये वाले एंगल का मेजर करने का तरीका हमारे पास क्या है, तो हमारा जो सेक्सटेंट डिवाइस है, उस डिवाइस से हमने ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल हमने क्या कर दिया, मेजर कर दिया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट से जाएंगे और यहाँ से मेजर करेंगे, और मेजर कैसे करेंगे कि जैसे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जिसको हमने कंसीडर कर दिया एक नॉर्मल के लिए, यानी इन दोनों के बीच का एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, ये वाला एंगल हमने मेजर कर दिया, हमारे सेक्सटेंट डिवाइस से हमने मेजर कर दिया, इस पॉइंट को हमने रेफरेंस बनाया, और इस पॉइंट के रेफरेंस से हमने कौन सा डिस्टेंस मेजर करना है, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस हमको मेजर करना है। तो हमने 2 अलग अलग ऑब्जर्वेशन लिए, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिया और एक ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ से लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक रेफरेंस पॉइंट लिया हमने, और इस रेफरेंस पॉइंट से हमने क्या बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया। तो ये वाला एंगल सपोज हमने कौन सा मेजर कर दिया, थीटा मेजर किया, कितना आ गया, ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना आ गया, थीटा आ गया। अब हम जानते हैं कि इस लाइन को अगर आगे हम एक्सटेंड करेंगे, अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, और ये वाला एंगल अगर थीटा है और ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो ये जो एंगल कंप्लीट आया इन दोनों ऑब्जर्वेशन के, दोनों ऑब्जर्वेशन के, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिया और एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से लिया, तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन के जो बीच का जो एंगल है, इस एंगल को बोलते हैं हम पैरेलैक्स एंगल। क्या बोलते हैं हम, पैरेलैक्स एंगल। तो दो डिफरेंट जो लोकेशन से हम 2 ऑब्जर्वेशन जो लेते हैं, और उन 2 ऑब्जर्वेशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और सॉरी 2 ऑब्जर्वेशन के बीच का जो एंगल होता है, उसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एंगल। और जब ये एंगल हमको पता चल गया, तो इसके बाद तो हमारे पास फॉर्मूला है, और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, आर्क अपॉन रेडियस।
क्या है, आर्क ओपन रेडियस। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास है, ये वाली वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम इसकी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि हम मेज़र करना चाहें कि पैरेलैक्स मेथड से, जैसे कि हमको किसी स्टार का जो कि फार अवे पॉइंट पर कोई स्टार है, ठीक है, अगर उस स्टार का अगर हमको अर्थ के कंपैरिजन में डिस्टेंस, अर्थ से उस स्टार के बीच का हमको अगर डिस्टेंस को मेज़र करना है तो हम पैरेलैक्स मेथड से वो डिस्टेंस कैसे मेज़र करेंगे, तो उसको हम देखते हैं कि उस डिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करेंगे। तो पैरेलैक्स मेथड के अंदर आपको ध्यान क्या देना है कि पैरेलैक्स मेथड के अंदर आपको 2 ऑब्जर्वेशन लेने और दोनों ऑब्जर्वेशन डिफरेंट पॉइंट से होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा पैरेलैक्स मेथड है उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आपने देखा था कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में डिस्कस की थी, आपने प्रीवियस वीडियो जो था वो ध्यान से देखा होगा और ये वाला जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है। मतलब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगल और निकलसन ने। इसके बाद इससे रिलेटेड जो बेसिक पॉइंट थे जो आपके सैंडविच मॉडल से मैच करते वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स, ये हमने देख लिया था। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका एम्फीपैथिक होता है और एम्फीपैथिक के बारे में तो आप जान गए होंगे क्योंकि तीनों मॉडल के अंदर मैंने इसके बारे में डिस्कस की थी, तो आपको पता चल गया होगा कि एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है। जब भी आपके दिमाग मतलब आपको कोई पूछे कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है वो एम्फीपैथिक है तो आप इजीली बता दोगे कि उसके अंदर हेड होता है, टेल होता है और वो कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक कौन सा पार्ट होता है, हाइड्रोफिलिक कौन सा पार्ट होता है, पोलर पार्ट कौन सा है, नॉन पोलर पार्ट कौन सा है, उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पे अटैच होता है, ये सारी डिस्कस कर सकते हो। इसके अंदर जो नया था वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 टाइप की मूवमेंट शो करता है। एक था आपका ट्रांजिशन मूवमेंट और दूसरी थी आपकी फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट कैसे होती है, सेम लेयर के अंदर जब मूवमेंट होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट कहते हैं। और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जो 2 लेयर है आपकी बाय लेयर उनके बीच में जब फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल एक्सचेंज होते हैं या मूवमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। इसको मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया था, लेकिन आज भी हम जब डायग्राम इसका डिस्कस करेंगे पूरा लेयर का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी कैसी होती है और क्या होता है इसके अंदर, तब मैं आपको फिर से बताऊंगा। इसके बाद हमने प्रोटीन मॉलिक्यूल की बात की थी, तो सैंडविच मॉडल की तरह इसने भी जो बताया था, मतलब सिंगर और निकलसन ने जो कहा था, क्या कहा था कि प्रोटीन आर अल्फा ग्लोबुलर, और अल्फा ग्लोबुलर का मतलब क्या होता है, सर्कुलर टाइप प्रोटीन। लेकिन इन्होंने जो नया बताया था, नया क्या था कि प्रोटीन जो होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, क्या ध्यान रखना आपको, अकॉर्डिंग टू पोजीशन। इस पोजीशन के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोटीन होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक होता है एक्सट्रिंसिक और दूसरा होता है इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब नाम से ही हमको पता चलता था, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, और इंट्रिंसिक का मतलब होता है अंदर की तरफ, जो अंदर इनसाइड प्रेजेंट हो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक, और यहाँ बाहर प्रेजेंट होने वाली चीज़ को हम क्या करें, एक्सट्रिंसिक कह रहे हैं। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ था वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी कि जो प्रोटीन आपका क्या हो, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हेड से अटैच हो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, या आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड प्रेजेंट होते हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं, लूजली अटैच होते हैं। इसके बाद हमने देखा था इंट्रिंसिक के बारे में। इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं, हमने 2 लाइन लिखी थी, यहाँ पे 2 वर्ड लिखे थे, उसमें क्या था, एक पार्शियली था और एक कंप्लीटली था। पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड, मतलब आपका प्रोटीन जो होता है या तो पार्शियली इनसाइड होगा या फिर कंप्लीटली क्या होगा, आपकी लेयर के अंदर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियली और कंप्लीटली एम्बेडेड। उस टाइप के प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, उस पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको कहा जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन। इससे आगे हम जब बढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं इससे आगे क्या था, जो सैंडविच मॉडल था उसी की तरफ बात कर लेते हैं हम, कि जो आपका फॉस्फोलिपिड जो था उसका अरेंजमेंट कैसा था, यानी अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हर सेम एज ऑफ सैंडविच मॉडल, यानी क्या था, बायलेयर थी इसकी, क्या थी, बायलेयर। तो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर अरेंज इन अ बायलेयर, इसलिए मैं ज़्यादा पूरा लिखूंगा नहीं कंप्लीटली, लेकिन जो ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाता है आपका ये। तो फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल आर अरेंज इन बायलेयर, और इस बायलेयर के अंदर होता क्या है, तो टेल्स आर फेस ईच अदर एंड heads are away from each other। ये ध्यान रखना आपको कि टेल्स आर फेस ईच अदर, सेम बात है, टेल्स आर फेस ईच अदर एंड हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अवे होते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर आर अरेंज, फॉस्फोलिपिड्स आर अरेंज इन अ बायलेयर, जिसमें क्या होता है, टेल्स आर
टेल्स आर फेस ईच अदर एंड हेड्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ये तो कॉमन बात है, आपने देख लिया था यहाँ पे भी। इसके बाद इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी टेल्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनको होल्ड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टेल या बिटवीन टेल्स, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ध्यान रखना है, वंडरवॉल, जो एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वंडर वॉल्स फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बारे में हमने देख लिया था। ये तो अरेंजमेंट हमने पहले भी देख लिया, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट आता है वो इससे रिलेटेड डायग्राम, जिससे आपको जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट लिखे थे वो क्लियरली क्या हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और इन्होंने जो बताया था तो ये मॉडल एक्सेप्ट क्यों हुआ उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो सबसे पहली बात करते हैं हम यहाँ पे उसके डायग्राम की। तो उसके डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमने बात की थी प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है, अल्फा ग्लोबुलर। तो हम बना लेते हैं प्रोटीन को। अल्फा ग्लोबुलर का मतलब क्या होगा, सर्कुलर प्रोटीन। तो ये हो गया आपका प्रोटीन। इसके बाद इसके अंदर जो लेयर थी फॉस्फोलिपिड की सेम एस थी, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल था। तो हम एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को यहाँ पे बना लेते हैं। कैसा बनाना आपको पता है कि इसके अंदर क्या आएगा, एक हेड पार्ट होगा और दूसरा टेल पार्ट होगा। और इसके अंदर क्या होगा, दूसरा टेल पार्ट होगा। ये हो गया आपका टेल पार्ट। इसके बाद यहाँ पे इसके नीचे जस्ट प्रेजेंट होता है आपका दूसरी बायलेयर, क्योंकि बायलेयर अरेंजमेंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका इसकी टेल वाली पार्ट। और ये जो टेल होते हैं वो आपस में इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके बाद यहाँ पे फिर से लेयर आ जाएगी किसकी, प्रोटीन की। तो यहाँ पे लेयर आ जाएगी आपके प्रोटीन की। अब हमने बात की थी यहाँ पे प्रोटीन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, दूसरा होता है इंट्रिंसिक। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो लेयर बनी हुई है बाहर की, ये प्रोटीन कैसा है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। और इंट्रिंसिक प्रोटीन कैसा होता था, हमने कहा था या तो ये पार्शियली एम्बेडेड होगा या कंप्लीटली एम्बेडेड होगा। तो जैसे ये समझ लीजिए ये आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल है और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है, कंप्लीटली एम्बेडेड है। और यहाँ पे हम दूसरा बना लेते हैं एक प्रोटीन मॉलिक्यूल, और ये क्या कहलाएगा, पार्शियली एम्बेडेड, क्योंकि कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है। और यहाँ पे इस लेयर को हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे आपके फॉस्फोलिपिड की लेयर आ जाएगी फिर से, और यहाँ पे फिर से हम बना देते हैं एक प्रोटीन की लेयर जो इसको कवर कर देगी। तो ये हो गया आपका प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है लेकिन ये इंट्रिंसिक है। और यहाँ पे आपके किसकी लेयर आ जाएगी, आपके फॉस्फोलिपिड बायलेयर आ जाएगी। यहाँ पे ये हो जाएगा फॉस्फोलिपिड बायलेयर, और यहाँ पे फिर से एक प्रोटीन प्रेजेंट होगा सर्कुलर। ठीक है, हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं कैसा था ये मॉडल, क्या बता रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो प्रोटीन है आपका बाहर की तरफ जो है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्यों एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है तो वो हमने देख लिया यहाँ पे कि ये बाहर की तरफ होता है। इसके बाद ये वाली जो लेयर भी होगी वो क्या होगी, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की होगी। और ये जो आपका अंदर की तरफ प्रोटीन है, ये प्रोटीन तो सेम टाइप का, कौन सा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन कौन सा हो जाएगा आपका, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये वाला प्रोटीन भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन ही है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। लेकिन है क्या डिफरेंस, तो ये क्या है, ये इनकम्प्लीटली एम्बेडेड है, यानी कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है, यानी ये क्या हो गया, पार्शियली एम्बेडेड। और ये क्या है, कंप्लीटली एम्बेडेड है, मतलब आपकी जो लेयर है उसके अंदर कंप्लीटली अंदर की तरफ है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। लेकिन ये कैसा हो गया, कंप्लीटली एम्बेडेड, और ये इनकम्प्लीटली एम्बेडेड, लेकिन है दोनों कौन से, इंट्रिंसिक प्रोटीन है। इसके बाद ये जो लेयर बचती है बीच में, ये पूरी जो लेयर है वो कौन सी लेयर है आपके, फॉस्फोलिपिड की। तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये हो जाएगी फॉस्फोलिपिड बायलेयर आपकी, कौन सी, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इसके बाद इसके अंदर कुछ नया था नहीं। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, और यहाँ पे ये जो प्रोटीन है अंदर की तरफ उसको हमने क्या कहा, इंट्रिंसिक प्रोटीन। या फिर ये वाला जो है वो भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, लेकिन ये क्या है, पार्शियली एम्बेडेड है, और ये कंप्लीटली एम्बेडेड है। ये तो हमने देख लिया। अब इसके अंदर नया क्या था, तो इसके बारे में हम देखें तो यहाँ से इस मॉडल को देखने के बाद इन्होंने एक फ्रेज दिया था
कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग ऑफ, लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब इस मॉडल के रिलेटेड कहा जाता है कि प्रोटीन्स आर आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। अब ये क्या होता है ये देख लेना कि ये आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, और ये जो प्रोटीन है एक्स्ट्राइंजिक, कंप्लीटली इसको देखें तो अपन जो एक्स्ट्राइंजिक प्रोटीन है वो क्या है, किसी सी के अंदर जैसे आइस के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसी की तरह यहाँ पे इसका अरेंजमेंट है। तो ये फॉस्फोलिपिड की लेयर है, ये फ्लूडी होती है। कैसी होती है, जेली लाइक। इन्होंने लिपिड्स को कहा भी था कि क्वासी फ्लूइड होता है। कैसा होता है, क्वासी फ्लूइड। और क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है जेली लाइक सब्सटेंस, मतलब ये फ्लूडी होती है। और इस फ्लूडी के अंदर आपका जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है, तैरता हुआ रहता है। यानी इससे रिलेटेड ये जो फ्रेज दिया था वो बता क्या रहा है कि जैसे आपका एक सी होता है उसके अंदर जो बर्फ होती है, जैसे समझ लो सी तो बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ही पानी होता है, वो पानी कैसा होता है, फ्लूडी होता है। तो हो गया आपका सी। और उसके अंदर हमने कभी कभी देखा होगा जो आइस होते हैं वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ तैरते हुए रहते हैं, फ्लोट करते हैं इसके अंदर। तो ये क्या हो गया, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल। और ये जो कंप्लीटली जो आपका सी है, जो फ्लूडी है, वो क्या हो जाएगा आपका फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो इन्होंने इसके रिलेटेड जो फ्रेज दिया था वो क्या था, प्रोटीन्स आर आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके बाद इन्होंने जो लिपिड के बारे में कहा था, तो जो लिपिड्स होते हैं आपका यानी फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स कैसे होते हैं, क्वासी फ्लूइड होते हैं, क्वासी फ्लूइड। अब क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जेली लाइक सब्सटेंस। या मतलब आपकी जो फॉस्फोलिपिड लेयर होती है वो कैसी होती है, जेली लाइक होती है और फ्लूइडी होती है, स्टैटिक नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, जेली लाइक फ्लूइड। जेली लाइक फ्लूइड है, इसलिए इन्होंने किस वर्ड का इस्तेमाल किया था, क्वासी फ्लूइड का इस्तेमाल किया था। तो जो आपका लिपिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वासी फ्लूइड होते हैं। इसके बाद इन्होंने जो नया बताया था इससे रिलेटेड, मतलब वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। क्या आपको पता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि क्या होती है, सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। वो रीजन भी बताया था कि मैंने इसको सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों कहते हैं, तो लिविंग सब्सटेंस के अंदर अगर ये प्रेजेंट है तो इसको सेलेक्टिवली कहेंगे, और आउटसाइड लिविंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी के है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेमी परमिएबल की तरह वो बिहेव करती है। इसलिए आप किताबों में दोनों पढ़ते हो, सेलेक्टिवली और सेमी परमिएबल। वास्तव में उसको सेलेक्टिवली परमिएबल ही कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो पोरस होती है, यानी उसके अंदर पोर प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने बताया था कि जो पोर की साइज होती है, पोर साइज, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर होते हैं उनकी साइज कितनी होती है, साइज होती है 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। अब ये किसने बताया था, ये ध्यान रखना, ये इस मॉडल से रिलेटेड नहीं है, ये बताया था आपको डेनियली और डेवसन ने। आपको पूछा जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पोर साइज किसने बताई थी, तो डेनियली और डेवसन ने। हम उसको वहाँ पे नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट को ऐड किया जाता है। तो डेनियली, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, डेनियली एंड डेवसन। लेकिन इन्होंने इसके अंदर इसको भी ऐड किया था। डेनियली और डेवसन ने पोर साइज बताई थी कितनी, 7 to 10 एंगस्ट्रॉम। इसके बाद थिकनेस की बात करें तो थिकनेस के बारे में तो आपको पता है, यूनिट मेम्ब्रेन के अंदर हमने डिस्कस कर ली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। ये बताया किसने थी, तो रॉबर्टसन ने। तो थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है, 75 to 100 एंगस्ट्रॉम। ये किसने बताया था, तो रॉबर्टसन ने। ये आपको ध्यान रखना है किसने बताया था, यूं नहीं हो जाएगा आप इस मॉडल के अंदर पढ़ रहे हो इसका मतलब आप इसको इसी के अंदर डाल दो और सिंगल और निकोलसन का नाम लो। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे जो पोर साइज थी वो किसने बताई थी, 7 to 10 एंगस्ट्रॉम थी, और बताई किसने थी, डेनियली और डेवसन ने। इसके बाद इसकी जो थिकनेस थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो किसने बताई थी, वो थिकनेस थी 75 to 100 एंगस्ट्रॉम, और बताया किसने था, रॉबर्टसन ने। तो इसके बारे में हमने मॉडल के बारे में देख लिया कंप्लीटली। और अब ये काम कैसे करता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो वही हो जाता है कि ये एक्सेप्ट क्यों होता है, उसका रीज़न ही इसकी वर्किंग प्रोसेस थी। तो इसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में देखें तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैट मॉलिक्यूल के बारे में। किसके बारे में, ये भी समझ लीजिए आपका फैट मॉलिक्यूल है। अब हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और सेलेक्टिवली परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, जो वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल मॉलिक्यूल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। तो ये आपका फैट मॉलिक्यूल है, यानी फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है। अब ये फैट सोल्यूबल के बारे में तो हमने पहले वाला जो सैंडविच मॉडल था और यूनिट मेम्ब्रेन था उसके अंदर भी देख लिया था, यहाँ का अरेंजमेंट भी सेम है। तो फैट मॉलिक्यूल तो क्या होगा, इस लेयर को क्रॉस करता हुआ चला जाएगा और अंदर की तरफ
जो सेल होगी वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आ रही थी वो थी वाटर मॉलिक्यूल के बारे में। अब यहाँ पे भी हम अरेंजमेंट तो सेम ही देख रहे हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। हमने यहाँ पे देखा कि जो वाटर मॉलिक्यूल होता है, पहले वाले जो मॉडल थे हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो प्रोटीन की लेयर को इजीली क्या कर देता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन बैरियर की तरह वर्क करता नहीं है। इसके बाद जो हेड वाला पार्ट था वो क्या था, हाइड्रोफिलिक था, वाटर लविंग, तो इसको भी क्रॉस कर लेता है। लेकिन जो टेल वाला पार्ट था वो हाइड्रोफोबिक था, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो पाता नहीं है। तो यहाँ पे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, हम देख रहे थे यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटीन जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर बैरियर की तरह काम करता नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, आपका जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है उससे क्रॉस होता है। किससे क्रॉस होगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन से, और इंट्रिंसिक प्रोटीन से क्रॉस करता हुआ किसके अंदर आ जाएगा, सेल के अंदर आ जाएगा इजीली। इसलिए यहाँ पे इसके अंदर कोई बैरियर की बात होती नहीं है। तो जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है या जो भी वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन से इजीली क्रॉस होते हैं। इसलिए ये मॉडल क्या हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था। ये मॉडल क्या हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था। और एक्सेप्ट होने का कारण क्या था वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, वाटर मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस है, कोई मॉडल यहाँ पे उसको डिस्क्राइब नहीं कर सका था कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस या वाटर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर क्यों करेंगे। और सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर सब्सटेंस जो होता है वो आपके सेल की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। आप खुद जानते हो कि आप दिन में कितना पानी पीते हो, 5 लीटर आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। वैसे हर सेल को क्या चाहिए, वाटर तो चाहिए। मैक्सिमम अमाउंट जो सेल के अंदर होता है वो किसका होता है, वाटर का ही होता है। अब वो मॉडल वाटर के बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, इसलिए वहां पे क्या हो गया, नॉन एक्सेप्टेड। लेकिन ये एक्सेप्ट क्यों हुआ, उसका रीजन ये था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, इंट्रिंसिक प्रोटीन प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, इजीली अंदर चला जाएगा। इसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे क्या, कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। किस टाइप के मूवमेंट, ट्रांजिशन और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करते हैं। तो हमने देख लिया था ये मॉलिक्यूल आपका 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, और ये हो जाएगा आपके नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये सी, ये डी और ये ई। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि ट्रांजिशन मूवमेंट क्या होती है कि सेम मॉलिक्यूल के अंदर एक्सचेंज होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, सेम लेयर के अंदर जब एक्सचेंज हो, मतलब आपका ये 1 वाला एक्सचेंज होकर किस पे चला जाएगा, 4th पोजीशन पे, और 4 वाला किस पे आ जाएगा, 1 पोजीशन पे। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मूवमेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं आपका ये यहाँ पे आ जाएगा 4 मॉलिक्यूल और यहाँ पे आ जाएगा 1 वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मूवमेंट, क्योंकि सेम लेयर के अंदर मूवमेंट हो रही है। और फ्लिप फ्लॉप की बात की थी हमने, तो क्या हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप यानी जो बाय लेयर है, यानी बिटवीन 2 लेयर अगर कोई फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल चेंज होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या हो जाएगा, ये आपका सी वाला जो मॉलिक्यूल है वो सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएगा, और सेकंड वाला मॉलिक्यूल है वो किस पे आ जाएगा, सी वाली पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड वाला ऊपर से नीचे, और सी जो मॉलिक्यूल है आपका क्या हो जाएगा, इस पोजीशन से सेकंड वाली पोजीशन पे आ जाएगा। इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर जो देखा था कि जैसे आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डायनेमिक होती है नेचर में, तो ये डायनेमिक नेचर कैसे शो करता है, तो ये मूवमेंट शो कर रहा है यहाँ पे, जिसकी वजह से। और आपका जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होता है, फ्लूइडी होता है, जिसकी वजह से। और तीसरी बात क्या होता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस और फैट सोल्यूबल सब्सटेंस भी इसके अंदर एंटर कर रहे हैं, और ये मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से ये कैसा होगा, मूवमेंट शो कर रहा है। मतलब जनरली हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर मूवमेंट शो कर रही है इसका मतलब क्या है, वो फ्लेक्सिबल है। तो ये जो फ्लेक्सिबल है। इसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल होना चाहिए प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो, तो इसके अंदर प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो भी क्या था, वेरिएबल था। क्यों, क्योंकि ये मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से इसका जो रेशियो था वो क्या था, वो वेरिएबल हो रहा था, यानी प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का रेशियो भी वेरिएबल था। और वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस है वो कैसे एंटर करते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया था। ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे रिलेटेड जो मॉडल था उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल हो जाता है ये। इसके बाद दूसरे भी जो हमने पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट ही है, आपको ड्रॉबैक्स उनके याद रखने, और ये एक्सेप्ट क्यों वो भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट कैसे होती है। तो उसके अंदर 2 टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक होता है पैसिव और दूसरा होता है एक्टिव। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। अभी तक हमारा एग्जाम्पल्स चल रहे हैं चैप्टर 3 के। उसमें क्वेश्चन नंबर जो एग्जाम्पल नंबर 16 मैंने आपको बता दिया था, cos 75 और cos sin 105 डिग्री की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं वो देखें।
18। मे बी आपकी बुक में ये नंबरिंग नहीं हो एग्जाम्पल की, बट एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 13 पाई बाय 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ (13 पाई अपॉन 12)। इसका 10 13 पाई बाय 12, इसका वैल्यू हमको इसमें फाइंड करना है। 10 13 पाई बाय 12 इसका मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे इसका जस्ट क्लू दूंगी मैं, करना आपको ही है। तो अब जब हम देखते हैं 10 13 पाई बाय 12 ऐसा लिखा है, तो जब भी ऐसा कोई सिचुएशन होता है हम कोशिश करते हैं कि जो भी ऊपर वाला नंबर है उसको इस फॉर्म में लिखें कि वो डिविजिबल हो, कि उसमें एटलीस्ट एक नंबर, कोई ना कोई एक नंबर, ऐसे फैक्टर्स इसके करें कि इसका कम से कम कोई एक नंबर इस डिनोमिनेटर से पूरा डिवाइड हो। तो 12 से पूरा डिवाइड हो, तो 13 का नियरेस्ट नंबर जो कि 12 से पूरा डिवाइड हो, या तो 13 के आगे चलते 14 डिवाइड नहीं होता, 13 के पीछे चलते तो क्या आता है 12 से पूरा डिवाइड होता है। तो इसका हम जो फैक्टर्स करेंगे वो रहेंगे 10 12 पाई प्लस पाई अपॉन 12। इस 13 पाई को ये चीज़ लिख सकते हैं। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 12 पाई अपॉन 12 प्लस पाई बाय 12। तो आगे क्या आंसर आएगा, दैट इज इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई बाय 12। ये चीज़ आ गई। अब जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तब हमको पता चलता है कि वी नो द वैल्यू ऑफ 10 पाई, बट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पाई बाय 12। तो इसकी वैल्यू नहीं पता, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हमको ओवरऑल वैल्यू लेकर के आनी, तो हमको फॉर्मूला पता है 10a प्लस b का। व्हेन एवर वी से पाई बाय 12, तो पाई बाय 12 का मतलब क्या है, यहाँ पर पाई का वैल्यू तो हमको पता है लेकिन पाई बाय 12 का वैल्यू नहीं पता। अब यहाँ ये चीज़ देखो, पाई प्लस पाई बाय 12, जब हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे तो वहाँ पर क्या सिचुएशन था, व्हेन एवर वी से पाई प्लस पाई बाय 12, तो कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, देखो दिस इज योर 0 और 2 पाई, ये है पाई बाय 2 और ये है पाई एंड दिस इज 3 पाई बाय 2। तो यहाँ पर पाई प्लस थीटा लिखा है, तो हम प्लस वाले क्वाड्रेंट में जाएंगे। यहाँ पर 90 प्लस थीटा होता है, सॉरी यहाँ पर 2 पाई प्लस थीटा रहता है, यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस थीटा रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बनता है, पाई से बड़े वाले एंगल्स आते हैं। तो दिस इज योर पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, एंड फोर्थ इज 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। क्लियर है, 270 प्लस थीटा वाला सिनेरियो। थर्ड क्वाड्रेंट पे बन रहा है ये पाई प्लस थीटा। वी नो दैट 10 पाई प्लस थीटा लिखा है, तो दैट थिंग शुड बी 10 10 में ही कन्वर्ट होगा। वेन एवर वी से 19 270 नजर आएगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, 10 कॉट में कन्वर्ट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है। अभी 10 है, 180 प्लस थीटा है, सिंपल सी चीज़ लिखी है, तो यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं आएगा, 10 वुड बी 10। एज वी नो दैट यहाँ पर आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि सिंस 10 पाई प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 10 थीटा। अब ये जो 10 थीटा हमने लिख तो दिया, अब ये प्लस का होगा या माइनस का, तो हमने चेक किया पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। तो माना कि जब प्लस की बात की जाती है तो शुगर और कॉफ़ी इंटरचेंज हो जाता है, तो ऐड कॉफ़ी टू शुगर हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तो कॉमन ही है, तो टी जो है 10 और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर ये जो 10 थीटा है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ क्लियर है, तो इस चीज़ को हम क्या लिखेंगे, 10 पाई प्लस पाई बाय 12, तो 10 थीटा 10 पाई बाय 12। नाउ वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ पाई बाय 12, नहीं पता, इट्स ओके, कोई लोड वाली बात नहीं। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ये देखने वाली बात है। 10 पाई बाय 12, तो या तो इस पाई बाय 12 को आप डिग्रीज़ में पहले कन्वर्ट कर दो। डिग्रीज़ में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हमको पता चलता है इस पाई बाय 12 का वैल्यू क्या है। तो पहले चेक करो पाई बाय 2 को डिग्री में क्या कहते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि आप
इसमें कौन सा ले सकते हैं, जैसे या तो आप ये चेक करो, यहाँ पर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, दोनों देख लीजिएगा। अगर आप रेडियन में इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो भी इट्स ओके। π/12 लिखा है, ये करके हमने देख लिया, पाई प्लस लिखा था तो ये बेनिफिट हुआ कि एक एंगल पर हम आ गए, लेकिन π/12 का वैल्यू नहीं पता, तो हम कोशिश करेंगे इस π/12 को इस तरीके से लिखने की कि जो वैल्यूज़ हमको पता है एंगल्स की, उनकी फॉर्म में क्या हम इनको लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं 12 है, रेडियन की बात चल रही है इसलिए इतना लंबा बता रही हूँ, अदरवाइज डिग्री में करना है तो फटाफट हो जाएगा ये। तो π/12 है, तो देखो रेडियन से भी आना चाहिए हमको, 12 है, तो डायरेक्टली 12 अगर हम देखें जो वैल्यूज़ हमको नोन है सारी की सारी, विच इज़ π/6, देन फिर उसके बाद में आता है π/4, फिर उसके बाद में π/3 आ जाता है, फिर देन π/2 आ जाता है। तो जो चीज़ें हमको पता है, तो π/4 पता है, π/3 पता है, π/6 पता है, ये सारी चीज़ें, लेकिन π/12 नहीं पता, ठीक है। तो π/12 नहीं पता, जो पता है उससे बनाने की कोशिश करते हैं। तो 12 जब देखते हैं तो क्या कोई ऐसे नंबर्स है जिनका LCM 12 बन सकता है या फिर जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 बन सकता है, जो वैल्यूज़ हमको पता है। तो हमको क्या क्या पता है, देखो π/6 पता है जो आपकी 30 डिग्री होता है, π/45 जो रहता है आपका 45 क्या होता है π/4, देन 60 डिग्री विच इज़ योर π/3, ओके 90 बनता है आपका π/2। तो कोई अब इन सब के डिनोमिनेटर्स चेक करो, कौन से डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करने पर वी गेट द 12, 6 × 4 नहीं, 4 × 3 12 बनता है। तो वी कैन कंसीडर दो दिस थिंग्स, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 12 बनता है। तो चेक करके देखो π/4 एंड दिस इज π/3, दोनों में से बड़ा कौन है, π/3 बड़ा है ना, इसको पहले लिखो देन π/4। तो क्या रिलेशन बन सकता है, तो हम इसको देखते हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, माइनस आना चाहिए, यहाँ पर ओनली पाई आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है, अगर सपोज यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, ये एलसीएम इज 12, 3 4 तो 4 पाई माइनस 3 पाई, हमारे पास आंसर आ गया ये। इसका मतलब π/12 को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस π/4। तो ये चीज़ आपको चेक करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ π/12 लिखा है इस चीज़ को हम लिखेंगे 10 π/3 माइनस π/4, और 10 ऑफ π/3 और π/4 दोनों की ही वैल्यूज़ हमको पता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 10a माइनस 10b का, क्या इक्वल टू क्या बनता है ये 10a माइनस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू, सॉरी माइनस ऊपर आ गया तो ना यहाँ प्लस आएगा, प्लस 10a इंटू 10b। यहाँ पर a की जगह पर है आपका π/3, b की जगह पर है π/4, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। और कोई कहता है कि नहीं हमको रेडियंस में सॉल्व नहीं करना, रेडियन में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका एक अल्टरनेटिव मेथड है कि इस π/12 को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर दो। तो ये चीज़ तो आपने नोट कर ली, ये हो गया आपका a, ये हो गया b। यहाँ पर a की जगह पर π/3 है और b की जगह पर π/4 है, और आपको जस्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ लगा करके सॉल्व करना है इसको। तो जो भी आंसर बनता है दैट इज़ फाइनल आंसर। ऐसा नहीं करना तो दूसरा मेथड में बता रही वो भी देख लेना, लेकिन इसके आगे सॉल्व ज़रूर करना कि आंसर क्या बन रहा है। दोनों में ही आंसर सेम ही बनेगा। अब देखो यहाँ पर दिस इज द थिंग, यहाँ पर ये जो 10 π/12 है, यहाँ से मैं बता रही हूँ अल्टर मेथड। इसके अलावा और कौन सा मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, रेडियन कंटिन्यू करोगे तो ये रहेगा, रेडियन नहीं लेना चाह रहे डिग्रीज में करना है तो ऐसे करोगे π/12। तो सबसे पहला काम करोगे इस π/12 को रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करो। डिग्री में कन्वर्ट करना है, डिग्री वाले को ऊपर रखो, बाकी रेडियन वाले को नीचे, पाई से पाई कैंसिल। ना इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 1 = 12 एंड यहाँ पर 15 डिग्री, ठीक है। तो इस 10 π/12 को आप 10 15 डिग्री लिख सकते हो, ठीक है।
अब 15 डिग्री का वैल्यू अभी भी नहीं पता है, लेकिन जिसकी वैल्यूज पता है वो तो यूज़ कर सकता है। 15 है, दैट मीन्स 45 तो आना ही है, वेदर यू आर डूइंग प्लस या माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे तो ले सकते हो 45 माइनस 30, 45 में से 30 गया तो देन 15 ही आता है, या फिर 60 में से 45 माइनस कर सकते हो। दोनों ही केस में 15 ही बनेगा। तो चाहे तो इसको लिखो 10 45 माइनस 30 डिग्री, या फिर एक ऑप्शन और है 10 60 माइनस 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 50 नहीं बनता है। दोनों में से जो अच्छा लगे वो कंटिन्यू करो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, जैसे मैंने फर्स्ट वाला ले लिया था तो 45 माइनस 30 डिग्री, तो ये वाला लेकर के देखते हैं। और यहाँ पर ये जो चीज़ लिया था ना, यहाँ भी एक ऑप्शन है रेडियन वाले में, 4 × 3 भी 12 होता है। और वन मोर थिंग, जब आप लेंगे π/6 माइनस ये करोगे तो भी आंसर वही बनेगा, बट ठीक है, इसमें एक ही कंटिन्यू करो। और भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ है, और भी कई तरीक़ों से इनको लिखा जा सकता है जिनकी वैल्यूज़ हमको पता है। अब अगेन 10a माइनस बी, सेम फार्मूला लगेगा 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। ये फार्मूला अप्लाई करना है, जैसे यहाँ मैं अप्लाई कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a, 10a इज़ 45, 10b इज़ 10 30, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यूज पुट करनी बाकी है। नाउ तब देखो क्या बनेगा, tan 45 का वैल्यू क्या होता है, sin 45 अपॉन cos 45, वो वैल्यू बनता है 1। नाउ tan 30 की बारी, नहीं याद रहते हैं वैल्यूज तो sin 30 अपॉन cos 30 कर लो। sin 30 का वैल्यू 1/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√3। जस्ट पुट द वैल्यूज, 1 + 1 × tan 30 अगेन, तो 1/√3। सॉल्व करेंगे इसको, एलसीएम बनेगा √3, ऊपर क्या बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन अगेन 1 + 1/√3 है, तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, √3 अगेन √3 डिवाइड बाय कुछ नहीं है तो अपॉन 1, √3 × 1 इज √3 + 1। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ये जो चीज़ है पूरी की पूरी फ्रैक्शन अगेन अपॉन फिर फ्रैक्शन। तो क्या होगा जब सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ पूरी रेसिप्रोकल होकर के उल्टी होकर के यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो √3 - 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई विद √3 अपॉन √3 + 1। जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो, अदरवाइज यू विल गेट योर आंसर √3 - 1 अपॉन √3 + 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। वैसे तो यहाँ फाइनल आंसर आ गया है, बट इन केस अगर और सिंप्लीफाई करने की नीड है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके आप इस चीज़ को कर सकते हो। अगर अदरवाइज यहाँ तक फाइनल आंसर है। देख लो, रैशनलाइज करोगे तो क्या बनेगा √3 - 1, उसके आगे का सॉल्यूशन है ये √3 + 1 मल्टीप्लाई विद सेम नंबर। रैशनलाइजेशन का तरीका क्या रहता है, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है वही चीज़ रहेगी। √3 + 1 सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना है, बस दोनों के बीच का जो साइन है वो अपोजिट यूज़ करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। सेम टर्म इनटू सेम टर्म, या तो आप डायरेक्टली इंडिविजुअली एक एक से मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ हम देखते हैं सेम टर्म है दोनों, √3 - 1 √3 - 1 x इंटू x का स्क्वायर, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर। नाउ √3 + 1 √3 - 1 a + b इंटू a - b, सिंस वी नो दैट a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह कौन √3, b की जगह कौन 1। नाउ सॉल्व इट, a - b के होल स्क्वायर से एक्सपांड करो, √3 का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 ही लिख सकते हैं। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 - 1। तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे आंसर आएगा √3 का स्क्वायर इज 3 - 2 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 इज 2, 3 + 1 क्या बन जाएगा 4 - 2 √3। जो कॉमन निकल रहा है वो कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से 2 - √3
अपॉन 2 से 2 कैंसिल, क्या आंसर आया 2 माइनस रूट 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आपका 10π/12 का वैल्यू आया 2 माइनस रूट 3। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करने और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है वो भी आप जो फॉर्मूलाज मैंने बताए वो अप्लाई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और साथ ही जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी आप प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।